गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का M10 एजुकेशन के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, अब जैसा कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक था कि LR प्रत्यावर्ती LR परिपथ देखनी है, LR श्रेणी अनुनाद श्रेणी परिपथ देखनी है। और इस परिपथ में हमें निकालना क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे। प्रतिबाधा का जस्ट मतलब प्रतिबाधा का मतलब हुआ कि परिपथ में हमारा जो है ये प्रेरकत्व L और वैद्युत प्रतिरोध R के कारण वैद्युत धारा के प्रवाह में कितना अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, किसके लिए? प्रेरकत्व L और वैद्युत प्रतिरोध R के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हमें यह देखना है कि परिपथ में जो परिणामी वोल्टता है और धारा I के बीच में कालांतर हमारा कितना है या कला में डिफरेंस कितना है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हमें देखना है प्रत्यावर्ती L श्रेणी, प्रत्यावर्ती LR श्रेणी परिपथ, श्रेणी परिपथ। ठीक है, इसके बारे में हमें देखना है और वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है। ठीक है, प्रत्यावर्ती स्रोत है और इसका जो विभवांतर है या सॉरी विभव जो है वो V इक्वल टू कितने के है, V0 साइन ओमेगा t के है। ठीक है, और इस प्रत्यावर्ती परिपथ में हम कर क्या रहे हैं कि एक प्रेरण कुंडली जिसका प्रेरकत्व तो हमारा कितना है, L है उसे, और एक आपका क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा R ओम है। ठीक है, R ओम है। इसे हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम में इस प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ के साथ हमने जोड़ दिया है। और हमें क्या करना है, हमें परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, परिणामी वोल्टता निकालनी है, उसके बाद परिणामी वोल्टता और धारा I के बीच में कालांतर देखना है। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि इसमें I एम्पियर की धारा हमारी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है कि जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो प्रेरकत्व L में भी वही धारा प्रवाहित होगी जो कि वैद्युत प्रतिरोध में प्रवाहित होगी, या ऐसे भी कह ले कि जो धारा प्रेरकत्व में प्रवाहित हो रही है वही धारा क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध में भी प्रवाहित होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब बात रही ये कि जब हम आपको इंडिविजुअली बता रहे थे कि प्रेरकत्व L क्या हो, प्रेरकत्व L रहेगा प्रत्यावर्ती परिपथ में तब क्या होगा, या केवल संधारित्र हो जाए, कैपेसिटर हो जाए तब जो है परिणामी विभवांतर और धारा I के बीच में कालांतर क्या होगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो भी बताया था कि वैद्युत प्रतिरोध होगा तब उसमें परिणामी वोल्टता या आरोपित वोल्टता और उसमें प्रवाहित धारा के बीच में कालांतर क्या होगा। तो ये बातें आपको दिमाग में रखना होगा। और पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ कहा था, नोटिस कराया भी था कि आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये बताया गया कि जब हमारा क्या हो कि प्रेरकत्व हो, प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो। ठीक है, तो अगर शुद्ध प्रेरकत्व है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है ना, उत्पन्न विभवांतर जो होता है वह धारा I से 90 कालांतर अग्रगामी होता है, 90 कालांतर अग्रगामी होता है। यानी कि जैसे हम देखें कि यह हमारा इधर जो है हमारा करंट को शो कर रहा है, धारा I को। ठीक है, तो जो वोल्टेज होगा इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
जिसे कि हम VL से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो VL है वह धारा I से क्या होगा 90 कालांतर अग्रगामी होगा, मतलब इनके बीच में कला में अंतर जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। दूसरी चीज, जब ये कहते थे कि जब परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो, ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध हो, तो उस कंडीशन में क्या होता था, जो वोल्टेज और धारा I के बीच में कोई कालांतर नहीं होता था। तो कोई कालांतर नहीं होता था, इट मीन्स यहाँ पे जो VR होगा या इसके सिरों पर प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है आपका VR, ठीक है, VR और धारा I के बीच में हमारा कोई कालांतर नहीं होना है, ठीक है, कोई कालांतर नहीं होना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक जो विभवांतर है वो वर्टिकली काम कर रहा है और दूसरा क्या हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो परिणामी होगा वह जो है क्या होगा, ये जो फॉर्मेशन होगा इनका कि एक प्रकार से रेक्टेंगल की तरीके, मतलब आयत की तरीके ये बिहेव कर रहे हैं। ये कंपोनेंट हो गया इनका, ठीक है। तो ये आयत के उसके आयत के विकर्ण से क्या होगा डिनोटेड होगा, जो परिणामी होगा, परिणामी जो होगा। तो चलिए अगर हम इनके रिजल्टेंट की बात करें, परिणामी विभवांतर की बात करें, तो परिणामी विभवांतर जो होगा वह क्या होगा, परिणामी विभवांतर इनके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा ना, और यह आपका क्या है परिणामी विभवांतर भी है, ठीक है, परिणामी विभवांतर भी है। तो यहाँ पे देखा कि ये वैल्यू VL है, तो जाहिर सी बात है इधर वाली भी वैल्यू क्या होगी VL होगी। क्लियर है, ये वाली वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी VL मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी ये जो है वो क्या है VR है, ठीक है। तो अगर हम परिणामी विभवांतर की बात करें तो परिणामी विभवांतर भी इज इक्वल टू होगा कितने के, या आप ऐसे कर लो तो यहाँ पे V स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा V स्क्वायर बराबर जो होगा वह हो जाएगा VR का स्क्वायर और प्लस कितने के VL के स्क्वायर के होगा। और यहाँ से अगर V की वैल्यू निकाली जाए तो V इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ में हो जाएगा VR का स्क्वायर और प्लस कितने के VL के स्क्वायर के। क्लियर है। अब अगर देखा जाए इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों में, ठीक है, प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों में। तो यहाँ पे अगर हम VR को लिखें कि प्रेरकत्व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो VR बराबर कितने का होगा I इंटू इनका वैद्युत प्रतिरोध IR के बराबर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम VL की बात करें कि VL की वैल्यू कितनी होगी, तो VL बराबर जो होगा वह I इंटू यक्स L के बराबर होगा, जहाँ यक्सल क्या है प्रेरण प्रतिघात है। इसके बारे में हम आपको बताए थे कि यक्सल क्या है प्रेरण प्रतिघात है और यक्सल बराबर होता है कितने के हैं, तो ओमेगा इंटू L के बराबर होता है। क्लियर है। तो हम ये दोनों वैल्यू VR का और VL का उठा करके हम यहाँ पे रख दें, तो रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि V इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ में यहाँ पे क्या हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा XL का स्क्वायर हो जाएगा। और I स्क्वायर आप दोनों साइड से क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लोगे और कॉमन लेके इस साइड में अगर भागा दे दिया जाए तो इधर क्या मिल जाएगा कि V अपॉन I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर और प्लस कितने के XL का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये V अपॉन I
क्या रिप्रेजेंट करता है, तो V अपॉन I इस प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रतिरोध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसे प्रतिरोध बोल नहीं सकते। उसका कारण क्या है कि वह जो है प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R का परिणामी प्रतिरोध है ना, इन दोनों के कारण उत्पन्न हुआ प्रतिरोध है। तो यहाँ पे हम इनके स्थान पे एक अलग टर्म यूज करते हैं ना, और उसको हम कहते हैं परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं ना, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, और जिसे कि हम Z से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा आपके Z इज इक्वल टू हो कितने की जाएगा, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर और प्लस कितने के XL का स्क्वायर, ये इतने के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर देखा जाए कि यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि यक्षयल बराबर है कितने के, तो यक्षयल बराबर कितने के है, ओमेगा इंटू यल के है। आप इनके जगह पे मान रख सकते हो, तो मान रखोगे तो Z इज इक्वल टू आपको कितने मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ में हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, परिपथ की LR परिपथ की प्रतिबाधा होगी। क्लियर है। उसके बाद बात करनी थी हमें कि जो है परिणामी विभवांतर और धारा I के बीच में कालांतर कितना है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि परिणामी विभवांतर आपका भी ये है और धारा I ये है, अगर हम इनके बीच में कहें कि कालांतर, अगर हम मान लेते हैं कि इनके बीच का कालांतर हमारा कितना है, फाई है। ठीक है, फाई है, तो यहाँ से अगर देखा जाए कि 10 फाई की वैल्यू कितनी आएगी ना, तो 10 फाई इज इक्वल टू होगा कितने के, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि VL और अपॉन कितने के हो जाएगा, VR ना, VL अपॉन VR। तो 10 फाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, VL अपॉन कितने के हो जाएगा, VR के हो जाएगा। और VL को आप क्या लिखते थे, I इंटू R, अरे I इंटू यक्षयल। ठीक है, और VR को क्या लिखते थे, I इंटू R ना, तो I से I कट जाएगा, मतलब ये आपका लिखा जाएगा क्या, एक्सियल अपॉन R। ठीक है, और यक्षयल की वैल्यू कितनी है, तो यक्षयल की वैल्यू है ओमेगा यल और अपॉन कितने के, R के ना। तो यहाँ से अगर हम कला की बात करें कि कला फाई बराबर कितने का हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा कि 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा L अपॉन कितने के, R के। ठीक है, यह क्या हो गया, परिणामी विभवांतर और धारा I के बीच में कालांतर हो गया। ठीक है, धारा परिणामी विभवांतर और धारा I के बीच में कालांतर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो ये कहा जाए कि अगर मान लिया जाए कि प्रेरकत्व L क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब जो कुंडली है उसका प्रेरकत्व हमारा क्या है, 0 है। अगर L यहाँ पे 0 रख दो, ठीक है, तो ये 0 अपान R हो जाएगा ना। और 10 में मान 0 कब आता है, 0 कितने डिग्री पे आएगा, 0 पे आएगा, 0 पे आएगा। और जब 0 पे आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब प्रेरकत्व अगर शून्य हो गया तो वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज और धारा I के बीच में कोई कालांतर नहीं होगा, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। अगर आप यहाँ पे R का मान 0 रख दो, रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या कर दो, 0 रख दो, तो 0 का अगर एनी नंबर में डिवाइड करेंगे ना, तो वह क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और तब ये हो गया 10 इनवर्स इनफाइनाइट, जो कि वैल्यू किसकी देगा, 90 डिग्री की देगा। और 90 डिग्री की देगा तो उस समय क्या हो जाएगा, तब तो कालांतर क्या हो जाएगा, प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर और धारा I के बीच का कालांतर जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। हमारा है वो हमारा CR परिपथ है कि CR परिपथ में जैसा हमने देखा ना कि LR परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा देखा,
साथ ही साथ हमने देखा कि उसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर कितने का था। तो यहाँ पे जो धारा था वो वोल्टेज V से फाई कालांतर पश्चगामी था, ये कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज था वह धारा I से फाई कालांतर अग्रगामी था। ठीक है, ये चीज़ था। अब अगर हमें ये देखना हो कि अब जब LR देख लिए तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो CR परिपथ का होगा कि CR परिपथ के लिए हमें देखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया, प्रत्यावर्ती CR श्रेणी परिपथ हो गया। तो इनमें क्या है कि इनमें कोई प्रत्यावर्ती स्रोत होगा और प्रत्यावर्ती स्रोत में हमारा क्या होगा, एक संधारित्र। सपोज कर लेते हैं कि संधारित्र की जो धारिता है कैपेसिटर ये कह लिया जाए, धारिता ना क्या कहते हैं धारिता को इंग्लिश में, कैपेसिटर ना, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो धारिता इसकी कितनी है, C है, और साथ ही साथ इनका जो रेजिस्टेंस है आपका वह हमारा कितना है, R है। अब थोड़ा सा दिमाग को आपको चालू रखना है, और दिमाग को चालू क्या रखना है, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। जब हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, तो ये बताया था कि जब परिपथ में हमारा क्या हो, शुद्ध धारिता हो, शुद्ध धारिता हो, तो होता क्या था कि धारिता के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता था वह धारा I से 90 कालांतर पश्चगामी होता था। क्लियर है? यानी कि अगर हम ये करें तो जैसे ये हुआ, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो धारिता C के सिरों पर विभवांतर हम सपोज कर रहे हैं कि वह कितना है, VC है ना, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हमारा कितना है, VR है। श्रेणी क्रम में है तो सभी में धारा क्या होगा, समान धारा प्रवाहित होगा, बस इनके सिरों पर विभवांतर हमारा क्या होना है, अलग अलग होना है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखा जाए तो जैसा हमने बताया कि जो शुद्ध धारिता होगी, तो शुद्ध धारिता होगी तो धारिता के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वह धारा I से 90 कालांतर पश्चगामी होता है। यानी कि इनके बीच जो कला का डिफरेंस है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, और वोल्टेज जो है इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वो VC जो है वह क्या है, धारा I से 90 कालांतर पश्चगामी है। क्लियर है? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? अब अगर हम कहें कि परिपथ में हमारा क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध हो केवल ना, तो शुद्ध प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और धारा I के बीच में कोई कालांतर नहीं होता है, मतलब दोनों सेम कला में होते हैं। तो जो V आपका VR होगा वह VR और धारा I दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, इनके बीच में कला में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो VR और VC हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, क्योंकि VR और VC के बीच का कोण कितने का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का है, तो अगर हम इनके परिणामी की बात करें कि इनका परिणामी कितना होगा, तो इनका परिणामी, ठीक है, इनका परिणामी, तो इनका परिणामी हमारा ये इनके विकर्ण से निरूपित होगा, और आप चाहो तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो ना। और ये वाली वैल्यू कितने की है, तो ये वाली वैल्यू है VC की ना, क्योंकि ये VC है तो ये भी VC होगा, ये VR है तो ये भी VR होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि V आपका, आइए देखते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि जो VC है और VR के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का है, और यहाँ पे अगर हम इनके बात करें कि ये इनका क्या है, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है ना, तो ये परिणामी विभवांतर हमारा कितने का है, V का है। तो यहाँ पे अगर हम V की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो हमें V बराबर मिल कितने की जाएगा, तो V इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू मिल कितने की जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर और प्लस कितने का हो जाएगा वी सी का स्क्वायर, कितने का होगा, ठीक है भाई। होता नहीं है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, तो कुछ इसमें नया तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि जो वी आर होता है, वी आर इज इक्वल टू कितने के, आई इंटू आर के ना, और वी सी जो होता है, वी सी कितने के बराबर होता है, आई इंटू एक्स सी के हो जाएगा, ठीक है। जहाँ C आपका क्या है, धारितीय प्रतिघात है, और ये R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है, क्लियर। तो अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा कि V बराबर, ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ में आई स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और इंटू क्या हो गया एक्स सी का स्क्वायर। दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा तो आई हो जाएगा और फिर इधर हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि भी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर और प्लस कितने के एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टर्म है अंडर रूट में आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यह क्या है, ओम के नियम से अगर हम तुलना करें तो यह प्रतिरोध के जगह पे है, रेजिस्टेंस के जगह पे है। लेकिन अब हम वैद्युत प्रतिरोध आर को तो हम ये कह देते हैं कि वो वैद्युत प्रतिरोध है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है वह धारिता और वैद्युत प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इनके जगह पर इनको हम प्रतिरोध न लिख करके इनको हम लिखते हैं कि यह क्या है, प्रतिबाधा है। प्रत्यावर्ती परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा है, जिसे कि हम किससे डिनोट करेंगे, Z से डिनोट करेंगे, ठीक है, Z से डिनोट करेंगे। तो देयरफॉर Z इज इक्वल टू आपको मिल के जाएगा, तो Z इज इक्वल टू मिल जाएगा कि आर स्क्वायर और प्लस कितने के एक्स सी का स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से आपको हमने बताया था कि जो एक्स सी होता है, ठीक है, एक्स सी जो धारितीय प्रतिघात होता है, एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के होता है, क्लियर है। तो आप चाहो तो इनके जगह पे ये वाली वैल्यू भी रख सकते हो, और जैसे ही रखोगे तो आपको z इज इक्वल टू मिल कितने की जाएगा, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, यह हो गया। फिर अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो परिणामी वोल्टेज है वह धारा I से आगे है कि पीछे है, पीछे है तो पीछे, तो पीछे है तो हम सपोज कर लेते हैं कि इनके जो कला में डिफरेंस है वो कितने का है, फाई का है, फाई का डिफरेंस है। और हम इसको कहेंगे क्या कि जो वोल्टेज है वह धारा I से फाई कालांतर क्या है, पश्चगामी है। उससे पहले वाले में क्या था, अग्रगामी था, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज धारा I से फाई कालांतर पश्चगामी है। तो अगर हम बात करें कि इनका जो है, इनका अगर बात करें कि यदि इनके बीच का कालांतर हमारा कितने का हो, 10 फाई का हो, तो 10 फाई बराबर होगा कितने के, तो 10 फाई बराबर वही चीज़ लंब बटे आधार, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा Vc अपॉन कितने का हो जाएगा, Vr के हो जाएगा। और Vc की वैल्यू, Vc को क्या लिख सकते हो, I इंटू एक्स सी लिख सकते हो और इसे I इंटू आर लिख सकते हो। और यह बराबर कितने का हो जाएगा, एक्स सी अपॉन कितने के, आर के, I से I कट गया। अब यहाँ पे देखोगे तो एक्स सी की वैल्यू होती कितनी है, तो एक्स सी की वैल्यू जो होती है, एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो 1 अपॉन ओमेगा सी रखोगे, तो जब जैसे ही रखोगे तो इनकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 अपॉन ओमेगा सी एल आर, सॉरी, ठीक है, यह इतने के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यह इनका क्या बताएगा, यह इनका बताएगा कालांतर बताएगा कि परिणामी वोल्टेज सी आर परिपथ में परिणामी वोल्टेज और धारा I के बीच में कालांतर कितने का है, क्लियर है, ठीक। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।